गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चोटिया, मेरा नाम कैलाश चोटिया है और मैं रघुनाथ स्कूल की ओर से जो आपकी क्लास 10th में जो ऑनलाइन क्लासेज चल रही है उन ऑनलाइन क्लासेज में कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि बच्चों आपका जो पहला अध्याय था वो पूरा हो चुका था। कल हमने कनिष्क के बारे में पढ़ा था। कनिष्क को पढ़ने के बाद आज का जो हमारा मूल बिंदु है हम उस पर आएंगे। जैसा कि आपको बता बेटा कि जो कुषाण वंश था उसके 3 राजा हुए थे, कुजुल कड़फिशिस, विम कड़फिशिस और कनिष्क। जो कुषाण शासक थे इनकी उत्पत्ति चीन की यूची जाति से मानी जाती है। इन्हें यूची जाति से संबंधित माना गया है। इन्हें चीन से भगा दिया गया था या निकाल दिया गया था। ये जाति मध्य एशिया में आई और कालांतर में 5 भागों में बंट गई। कालांतर में यह जाति है वो 5 भागों में विभाजित हो गई। इनमें से 5 जो जातियां थी उनमें से कुषाण भी प्रमुख माने जाते हैं। कुषाण है वो प्रमुख माने गए हैं। कुषाण वंश के 3 प्रसिद्ध राजा हुए, कुजुल कड़फिशिस, विम कड़फिशिस और कनिष्क। कुजुल कड़फिशिस का शासन है वो 15 ईस्वी से 65 ईस्वी तक माना जाता है। विम कड़फिशिस का शासन है वो 65 से 75 ईस्वी तक माना जाता है। जबकि जो कनिष्क का शासन है वो 78 से लेकर 101 ईस्वी तक माना गया है। जो कनिष्क पहला कुषाण शासक था जिसने बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लिया था, बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। कनिष्क को दूसरा अशोक भी कहा जाता है, दूसरा बौद्ध अशोक भी कहा जाता है। उसके काल में हमें बौद्ध धर्म की व्यापक उन्नति और प्रगति देखने को मिलती है। कनिष्क भी अशोक के समान महान निर्माता था। ऐसा कहा जाता है कि कनिष्क ने भी अनेक स्तूपों, विहारों, चैत्यों, गुफा मंदिरों का निर्माण कराया था। कई गुफाओं को उसने बौद्ध भिक्षुओं को दान में भी दिया था। वह महान निर्माता था। सांची, बरहुत, बोध गया के जो स्तूप थे जो अशोककालीन थे, कनिष्क के समय आते आते उनकी रेलिंग का कार्य, उनके मुख्य दरवाजे उसमें काष्ठ मूर्तियाँ, अलंकृत भव्य अति कुशल मूर्तियों का निर्माण है वो कनिष्क के काल में हमें देखने को मिलता है। कनिष्क के समय बौद्ध धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। जैसा कि कनिष्क को दूसरा अशोक भी कहा जाता है। कनिष्क बौद्ध धर्म का निर्माता था। उसने भी अशोक की भांति अनेक स्तूपों का निर्माण करवाया था, चैत्यों और विहारों का निर्माण कराया था। सांची, सारनाथ, भरहुत, जो भरहुत में बनाया गया बौद्ध स्तूप है उसका आधुनिक रूप हमें कनिष्क के काल में देखने को मिलता है। अपनी राजगद्दी पर बैठते समय कनिष्क ने एक नया संवत चलाया था जिसे हम शक संवत कहते हैं। और यह 78 ईस्वी में जब वह राज्यारोहण के लिए या राज्यारोहण पर या राजगद्दी पर बैठा था तो उसने इसके उपलक्ष्य में एक नया संवत चलाया था जिसे हम शक संवत कहते हैं। कनिष्क का साम्राज्य काफ़ी विस्तृत था जिसमें अफगानिस्तान, सिंध, कंधार, इसके अलावा पाकिस्तान का अधिकांश क्षेत्र, भारत में मथुरा तक या कलिंग तक का जो क्षेत्र था वो कनिष्क के साम्राज्य में शामिल था।
उत्तर में कश्मीर को भी उसने जीता था और कनिष्कपुर नामक नगर स्थापित किया था। कश्मीर के ही कुंडलवन में या कुंडल ग्राम में कनिष्क ने चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया था। इस संगति को आयोजित करने का प्रमुख उद्देश्य बौद्ध धर्म में आए मतभेदों को दूर करना, बौद्ध धर्म में आए विवादों को दूर करना और बौद्ध धर्म के लिए एक प्रमाणित ग्रंथ तैयार करना था। एक बौद्ध धर्म के लिए प्रमाणित ग्रंथ तैयार करना था। ये बौद्ध संगति थी वह कई दिनों तक चलती रही, जिसमें हीनयान और महायान दोनों बौद्ध भिक्षुओं ने भाग लिया था। क्योंकि कनिष्क स्वयं बौद्ध धर्म की महायान शाखा को मानने वाला था, इसलिए इस संगति के बाद महायान को बौद्ध धर्म की प्रमाणित शाखा स्वीकार कर लिया गया। महायान को बौद्ध धर्म की प्रमाणित शाखा के रूप में मान्यता दे दी गई और एक प्रमाणित बौद्ध ग्रंथ इनसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिज्म बौद्ध धर्म का एक प्रमाणित ग्रंथ तैयार किया गया था, जिसका उद्देश्य संघ में आए हुए मतभेदों को दूर करना था। सम्राट अशोक की भांति कनिष्क ने भी अनेक बौद्ध प्रचारकों को विदेशों में भेजा, भारत में भी भेजा। कई स्थानों पर दक्षिण में चोल, चालुक्य, चेर, पांड्य, स्वर्णद्वीप, जापान, कोरिया, तिब्बत, चीन, मंगोलिया आदि देशों में बौद्ध धर्म के प्रचारकों को उसने भेजा, जिसका उद्देश्य बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना था, बौद्ध धर्म का फैलाव करना था। ऐसा कहा जाता है कि कनिष्क ने मगध को भी जीत लिया और क्षतिपूर्ति के रूप में अश्वघोष, भगवान बुद्ध के दांत और भगवान बुद्ध के कमंडल की मांग की, जिसे मगध के राजा ने पूरा कर दिया। कनिष्क का जो दरबार था वो कई विद्वानों से सुशोभित रहता था, जिसमें पार्श, वसुमित्र, अश्वघोष, चरक जैसे विद्वान शामिल थे। इन विद्वानों को कनिष्क के काल में संरक्षण प्राप्त हुआ। जब कनिष्क ने चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया तो पार्श इसके अध्यक्ष और वसुमित्र इसके उपाध्यक्ष बने। जो अश्वघोष था वह भी महान बौद्ध विद्वान था। उसने बुद्ध चरितम, सौंदरानंदम और सारिपुत्र प्रकरणम जैसे ग्रंथों की रचना की थी। इन ग्रंथों का उसने सजोकर रखा था। तो बुद्ध चरितम, सौंदरानंदम और सारिपुत्र प्रकरणम जैसे बौद्ध ग्रंथों की रचना है वो अश्वघोष ने की थी। कनिष्क बौद्ध धर्मावलंबी था, बौद्ध धर्म का मानने वाला था। उसके काल में मूर्ति कला की एक नई शैली विकसित होती है, जिसे हम गांधार शैली के नाम से जानते हैं, जिसमें विषय तो भारतीय थे लेकिन शैली थी वो यूनानी थी। इसमें यूनानी ढंग से महात्मा बुद्ध की और बौद्ध प्रतिमाओं को सुसज्जित किया गया था, जिसमें तनी हुई भौहें, लंबी आंखें, पतली नाक, घुंघराले बाल, ऊंचे झुके हुए या आगे की ओर आए हुए कंधे, मूर्तियों पर पोशाकें, यूनानी पोशाकें और महात्मा बुद्ध की मूर्तियों में उनको समाधि मुद्रा में दर्शाया गया था, समाधि मुद्रा में दिखाया गया था। ये जो गांधार शैली थी इसका विकास
कनिष्क के काल में हुआ। गांधार शैली का विकास 50 ईस्वी से 50 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक माना जाता है। इस काल में महात्मा बुद्ध के अलावा कनिष्क की भी कई मूर्तियों को बनाया गया था। इसमें स्लेटी पत्थर का प्रयोग किया गया था, जिसमें भगवान बुद्ध की विशालकाय मूर्तियों का निर्माण किया गया था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कनिष्क था, उसे द्वितीय अशोक कहा जाता है। उसने बौद्ध स्तूपों, विहारों, चैत्यों का निर्माण किया। उसके काल में बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगति का आयोजन हुआ था, जिसे कुंडलवन में आयोजित किया गया था। इसमें यह संगति कई दिनों तक चली थी, जिसके बाद बौद्ध धर्म का प्रमाणित ग्रंथ तैयार किया गया था। सम्राट कनिष्क स्वयं महायान शाखा को मानने वाला था। तो इस संगति के बाद महायान जो शाखा थी, बौद्ध शाखा थी, उसकी प्रमाणिकता को सिद्ध कर दिया गया था, उसकी प्रमाणिकता को या प्रतिष्ठापित कर दिया गया था। कनिष्क का काल बौद्ध धर्म के इतिहास में एक स्वर्णिम काल के रूप में जाना जाता है। उसके काल में गांधार मूर्ति कला की स्थापना हुई। उसने कई बौद्ध विद्वानों को विदेशों में धर्म प्रचारक के रूप में भेजा था। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार है वो चीन, कोरिया, तिब्बत, मंगोलिया, स्वर्णद्वीप, अफगानिस्तान तक है वो बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था। बौद्ध धर्म की कई मूर्तियां हैं वो गांधार शैली में निर्मित हुई थी। इस शैली के जो विषय थे वो भारतीय थे, लेकिन जो अलंकरण था वो यूनानी था। गांधार क्षेत्र जो अफगानिस्तान था, अफगानिस्तान का आसपास का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में विकसित होने के कारण इस शैली को गांधार शैली भी कहा जाता है। आज का हमारा जो बिंदु है उस पर हम आएंगे विदेशियों के आक्रमण। जैसा कि बच्चों आपको पता है, भारत में 7वीं शताब्दी के आसपास विदेशी आक्रमण शुरू हो गए थे। विदेशी आक्रांताओं ने भारत पर आक्रमण करने शुरू कर दिए थे। भारत पर कई विदेशी आक्रांताओं ने 7वीं शताब्दी के आरंभ में आक्रमण शुरू कर दिए थे। जो विदेशी आक्रांता थे, जो धर्म विरोधी थे, जो हिंसक थे, जो बर्बर थे, उनमें अरब, उज्बेक, पठान, मंगोल, मुगल आदि प्रमुख थे। इन विदेशी आक्रांताओं ने यहाँ पर धन के लिए, इस्लाम का प्रचार प्रसार करने के लिए और अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए, काफिरों को मुस्लिम बनाने के लिए यहाँ पर आक्रमण किया। भारत उस समय लगातार विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण से ग्रसित रहा। भारतीयों ने प्रारंभिक अरबी और मुस्लिम आक्रांताओं को पराजित करके खदेड़ दिया। भारतीयों ने जो प्रारंभिक जो अरबी और मुस्लिम आक्रमणकारी थे, उस समय भारत था वो सशक्त था, मजबूत था, केंद्रीय सत्ता थी। इसके कारण जो प्रारंभिक जो अरबी और मुस्लिम आक्रमणकारी थे वो भारत में ज़्यादा सफल नहीं हो सके। उमर या अमर खलीफा के समय 636 में मोहम्मद साहब के काल के थोड़े समय बाद अरबों द्वारा पहला समुद्री आक्रमण ठाणे जो मुंबई के पास है वहाँ पर अरबों का पहला आक्रमण ठाणे पर हुआ। अरबों का जो पहला आक्रमण है वो 636 में अरबों का पहला आक्रमण था। वो मुंबई के पास ठाणे में हुआ। मुंबई के पास ठाणे में अरबों ने अपना पहला आक्रमण किया। 712 में जो अरब आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम, उसने सिंध पर आक्रमण कर दिया। लेकिन उस समय सिंध पर शक्तिशाली राजा दाहिर का शासन
चल रहा था। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम और सिंध के राजा दाहिर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। ऐसा युद्ध जो कभी न तो सुना गया न देखा गया। इस युद्ध में राजा दाहिर था वो हाथी पर सवार था और जो सिंध के लोगों का आक्रमण था वो इतना तीव्र था कि अरबों के पैर उखड़ने लग गए थे, या अरब थे वो पराजित होने के कगार पर पहुंच गए थे। इसी समय एक तीर है वो हाथी पर बैठे हुए राजा दाहिर को लग गया, जिससे राजा दाहिर मूर्छित होकर गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। और इस प्रकार सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम का अधिकार हो गया। मोहम्मद बिन कासिम का है वो अधिकार है वो सिंध पर हो गया। इसके बाद आपको पता है 10वीं शताब्दी के बाद में और 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मोहम्मद या महमूद गजनवी, जो गजनी से आया था, गजनवी क्षेत्र से आया था, उसने भारत पर कई बार आक्रमण किए। महमूद के गजनवी ने भारत पर जो आक्रमण किए उनमें से जो गुजरात में जो सोमनाथ का आक्रमण था वो प्रसिद्ध था। ऐसा कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर पर जो महमूद गजनवी था उसके आक्रमण का उद्देश्य यहाँ की धन संपदा को लूटना, यहाँ पर इस्लाम की ध्वजा को फहराना और काफिरों को या जो गैर मुस्लिम जनता थी उनको मुस्लिम बनाना था। तो महमूद गजनवी का जो सोमनाथ का आक्रमण था वो इतिहास में प्रसिद्ध है। इस आक्रमण के दौरान उसने भव्य शिवलिंग को पूरी तरह से तोड़ दिया। भव्य शिवलिंग को तोड़कर उसके पत्थरों को उसने मक्का मदीना की जो मस्जिद है उसकी जो सीढ़ियाँ बनी हुई थी उन सीढ़ियों के नीचे नींव में डलवा दिया। सोमनाथ के मंदिर के आक्रमण से महमूद गजनवी को इतना सोना प्राप्त हुआ कि वह इसे 200 ऊंटों पर लाद कर ले गया था। तो महमूद गजनवी को कश्मीर के शासक जयपाल और आनंदपाल से कड़ा संघर्ष देखने को मिला, कड़ा प्रतिरोध देखने को मिला। तो कश्मीर के शासक जयपाल और आनंदपाल थे, उन्होंने महमूद गजनवी का कड़ा प्रतिरोध किया। महमूद गजनवी के बाद मोहम्मद गोरी जो गौर प्रदेश से आया था उसका आक्रमण भी प्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता है, जो चंद्रबरदाई का ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, उसमें कहा गया है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को 17 बार हराया था, लेकिन जो प्रसिद्ध आक्रमण था वो 1191 और 1192 में था। 1191 में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को पराजित करने में सफल रहा। मोहम्मद गोरी घायल अवस्था में जान बचाकर वापस गौर लौट गया, लेकिन अगले ही वर्ष 1192 में वह पुणे लौटा और दूसरे युद्ध में उसने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया। उसे अंधा करके अपने साथ गौर ले गया, जहां कहा जाता है कि शब्दभेदी बाण से पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को मार डाला और मोहम्मद गोरी के जो सैनिक थे उन्होंने पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई की हत्या कर दी थी। तो मोहम्मद गोरी को भी पृथ्वीराज चौहान के हाथों कई बार हार का सामना करना पड़ा, कई बार पराजय का सामना करना पड़ा। 1206 में भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद गोरी का प्रतिनिधि था, जो मोहम्मद गोरी का जिसे मोहम्मद गोरी ने भारतीय क्षेत्र का उसने शासक के रूप में उसने उसकी नियुक्ति की थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में राजा बना और इसी के साथ ही भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हो जाती है। भारतीयों के द्वारा विदेशी शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष जारी रहा। मोहम्मद गोरी के बारे में कहा जाता है कि उसका कोई पुत्र नहीं था, तो उसने
जो भारत में जीते गए जो क्षेत्र थे उसके प्रतिनिधि के रूप में जो अपने गुलाम था, जो उसका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसे उसने सत्ता सौंपी थी। तो 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने यामिनी इलबारी या गुलाम वंश की नींव डाली। यामिनी इलबारी या गुलाम वंश की नींव थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में डाली थी। इसके बाद भी कई शताब्दियों तक भारतीयों का और विदेशियों का संघर्ष है वो जारी रहा। भारतीयों का यह संघर्ष था वो स्वतंत्रता प्राप्ति 1947 तक हमारा जो संघर्ष था वो जारी रहा। तो आज हमने देखा है कि विदेशियों के आक्रमण, जिसमें हम मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गोरी, इनके बारे में हमने पढ़ा है। भारत पर विदेशियों के आक्रमण का मूल उद्देश्य यहाँ पर इस्लाम का प्रचार प्रसार करना, काफिरों को मुस्लिम बनाना, यहाँ की धन संपदा को लूटना, यहाँ के भव्य मंदिरों को तोड़ना और इस्लाम का प्रचार प्रसार करना था। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, इसको आपने विदेशियों के आक्रमण के बारे में हमने आपको पढ़ाया है। कल मैं आपको कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया, इल्तुतमिश और रजिया के बारे में बताऊंगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो समाप्त होता है, मैं बीच में से हटता हूँ, इसको आप जूम कर लें। और पार्ट 2 हमारा शुरू हो गया है, जिसका नाम है संघर्षकालीन भारत 1206 से लेकर 1757 तक। इसको आपको लिखना है, याद करना है, समझना है। धन्यवाद।